नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक परीक्षा के हिंदी सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने हिंदी का 2 लेक्चर देखे थे, जिसमें हमने आपको बताए थे कि क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि किस लेखक के द्वारा कौन सा पाठ या कौन सा निबंध, कौन सा कविता लिखा गया है, उसकी कृतियाँ क्या है, ये सारी चीज़ हमने आपको याद करवा चुके हैं। और जो भी क्लास ले चुके हैं उन सारे कैंडिडेटों को हमने वो नोट्स, वो वीडियो सारा कुछ प्रोवाइड कर भी दिए हैं। तो यदि अभी तक बैच नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा कर हम देंगे। तो आपको इसके लिए इस नंबर पर संपर्क करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 70 50 87 29 96 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सारे पीडीएफ, सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो सारा कुछ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और साथ ही जो डेली क्लासेस चलती है वो क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और हम लोगों ने पाठ की रिगार्डिंग उसके डिटेल्स में देख चुके थे। ये इसका अंक पत्र है, किस तरीके से इसका अंक पत्र रहने वाला है ये इसमें डिटेल्स दिया गया। सारा कुछ हम आपको एक एक करके लेखन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करवाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छे नंबर आएंगे। जितना आप चाह रहे होंगे, जिस अनुसार आप मेहनत करिएगा उतना परसेंटेज आपको बनेंगे। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि मेरा आज का चैप्टर रहने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी सारी डिटेल्स दिया गया है, कब इसका जन्म हुआ, कब इसका निधन हुआ, इसका क्या कुछ मतलब कि यदि हम एक इसका प्रमुख कीर्तियाँ लें या प्रमुख इसका जो लेखक माना गया, लेखन जो माना गया वो कौन ले लेते हैं, इसमें से एक हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि द कास्ट इन इंडिया, क्या ले लेंगे, द कास्ट इन इंडिया, क्योंकि हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको वो 2 लाइन आपको याद करवाए थे कि प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध से संकलित है। और इस पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि इनकी जो मुख्य कीर्तियां हैं वो क्या है, द कास्ट इन इंडिया। इतना लिख देंगे तो हमको कोई भी आंसर, इस चैप्टर का कोई भी आंसर लिखना है तो ये 2 लाइन हमको लिखना पड़ेगा। ये हम आपको नोट्स बना के भी दे देंगे। ये 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सब बाद में देखेंगे, पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग, जैसे क्या है कि दिया गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न में कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से आप क्या सीखते हैं। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आप क्या सीखते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। ये मतलब कि चैप्टर है, जो कि इसमें दिया गया है कि फर्स्ट इसका क्वेश्चन जो है कि लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की क्या बात कही। मतलब विडंबना आप लोग जानते हैं, मतलब कि बहुत सारा समाज में जो कुछ कुछ अफवाहें रहती है, ये है वो है। विडंबना मतलब कि अंधविश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास से रिगार्डिंग। तो लेखक की दृष्टि से इस युग में विडंबना की बात क्या कही गई है, किस चीज़ को लेकर विडंबना कही गई है। बहुत सारी चीज़ को लेकर विडंबना हो सकती है, लेकिन लेखक जो कह रहे हैं, लेखक की दृष्टि में इस युग में जो विडंबना की बात कही है वो जाति प्रथा को लेकर। जाति प्रथा भी एक तरह से हमारे समाज का विडंबना ही है, क्योंकि बहुत सारे जाति में विभक्त कर दिया गया है। और अभी तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन आप सोचिए जब भीमराव अंबेडकर जी उस समय में जब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, मतलब स्कूल जाते थे तो उसको, जैसे आप अभी सारे कास्ट के सारे जो होते हैं सब एक मतलब अलग अलग धर्म के भी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं विद्यालय में, या कहीं भी सामूहिक जगह पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले यदि जो बड़े जाति के थे वो मतलब आगे बैठेंगे, जो छोटे जाति के वो नीचे बैठेंगे, दूर बैठेंगे। और कितनी बार तो भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में घड़े से पानी तक नहीं दिया जाता था, मतलब कुआं से भी पानी पीना मना था। तो वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम जो लोअर जाति के लोग आते थे वो कैसी ज़िंदगी जीती थी। और ऐसी भी विडंबना मानी जाती थी कि जो लोअर कास्ट के होते थे उसकी परछाई में भी बड़े चात नहीं चलते थे, उसको मतलब कि बहुत सारी यातनाएं भी देती थी यदि उससे थोड़ा सा भी गलती हो जाता था। इसी कारण से जब
भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे तो उसमें इनको रिजर्वेशन की बात कही थी और रिजर्वेशन दिया भी छोटी जाति को, क्योंकि वो नीचे है तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में सब अलग अलग रहेंगे। जैसे कि हम समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास में, तो उसमें हमने आपको बताए थे कि कार्ल मार्क्स का भी थ्योरी था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और सारे समाज के लोग एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक ऊपर है, मतलब एक के पास बहुत सारा धन है, दूसरे के पास कुछ है ही नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी है। मतलब कि इस चैप्टर में यदि इस तरीके से आए विडंबना की बात की, मतलब कि लेखक इस चैप्टर में इस युग में किस विडंबना की बात कही है, तो लेखक किस विडंबना की बात कही है, तो जाति प्रथा की विडंबना की बात कही है। क्योंकि लेखक महोदय के नज़र में लग रहे थे कि जाति प्रथा एक तरह से विडंबना है हमारे समाज में, एक तरह से क्रूतियाँ हैं। तो ये इसका आंसर आप लोग समझ गए। उसके बाद है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक और उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो हाँ, ये लाइन अगर 2 लाइन का भी है यदि, तो वो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत प्रश्न वाला, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तो ज़रूर लिखना है वो लाइन। अगर इसमें भी लिखते हैं तो आपका पूरा मार्क मिलेगा। वो लाइन आप लोग 10 बार लिख लीजिएगा। वो हमने आपको PDF भेज दिया है कि प्रस्तुत प्रश्न, इसमें ऐसा लिखा जाएगा कि प्रस्तुत प्रश्न किससे संकलित है, तो ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध से संकलित है। लिख भी लीजिएगा, प्रस्तुत प्रश्न जाति प्रथा एवं निबंध से संकलित है, शीर्षक निबंध से संकलित है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये रचित कहानी, जिसमें कि द कास्ट ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख कीर्तियाँ है। इतना लिखने के बाद यदि हम यहाँ से आंसर देना शुरू करते हैं पैराग्राफ छोड़ के, तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर कट नहीं करेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में वो टर्म लिखना है, क्योंकि पूरे हिंदी के लिए एक ही 2 लाइन हम आपको बताए हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, मतलब इतनी कॉमन चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो क्या होगा, मतलब कि कह रहा है कि जातिवाद के पोषण का आधार इस पर आधारित किया जाता है कि जातिवाद श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम करने का आधार, मतलब जाति के आधार पर भी काम को विभाजित किया गया। इसका मतलब ही यही है कि जैसे कि धोबी है तो वो कपड़ा साफ करेगा, और मतलब कि अगर डोम है तो उसका काम है कि छिट्टा और मोनी दरुआ, ये सब जानते होंगे जो कि हम लोग के यूज आते हैं, तो वो सब बनाना। कुम्हार है तो उसको मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे। तो जाति के आधार पर श्रम को भी विभाजित किया गया था। श्रम मतलब काम होता है, काम को भी विभाजित कर अधिकृत किया गया था। आधुनिक सभ्य समाज भी मतलब कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अतः जाति प्रथा में कोई बुराइयां नहीं है। मतलब अभी के जो समाज है वो कार्य कुशलता में श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यदि आपका इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। ये नहीं कि जो जाति का है वही कर सकता है। जैसे कि हमको मतलब फर्नीचर का काम करना अच्छा लगता है, किसी को फर्नीचर का काम अच्छे से आता है, उसमें वो निपुण है, तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो बढ़ई जाति से है वही करेगा, और जो मछली मारेगा वो मलाह ही मारेगा, ऐसा नहीं है। जो आपको भी यदि वो स्किल है, यदि वो आपको आ रहा है, अभी के समय में कार्य कुशलता है, तो आप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से यही निष्कर्ष है कि मतलब जातिवाद को लेकर जो हमारे समाज में पहले कुरीतियाँ थी उनके बारे में इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट्स लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद कल हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आज हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। कला की जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है, क्यों? और इसका हम एक शॉर्ट नोट बना के भी देंगे, अभी पढ़ लेते हैं। जो भी बैच ले लिया है ना उनको इनका शॉर्ट नोट मिल जाएगा। उसमें मतलब कि इस जो भी चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का आपको पूरा शॉर्ट नोट दे देंगे, जिससे कि आपको मतलब एक जगह मिल जाएगा। और जो बीबीए क्वेश्चन है जो आने वाला है वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको दे देंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम
विभाजन का आदर्श नहीं है। मतलब जाति जो प्रथा है स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जाति के आधार पर कोई काम दिया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। मतलब यदि हम जाति प्रथा के आधार पर श्रम को विभाजित करें, कार्य को विभाजित करें, तो ये आदर्श नहीं माना जाएगा। ये मतलब लेखक महोदय कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक, बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं। श्रम मतलब काम होता है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है। मतलब हम यदि जाति के आधार पर कोई काम को विभाजित करें कि इस जाति का लोग ही ये काम करेंगे, तो वो आदर्श नहीं होंगे, मतलब अच्छे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर निर्धारित नहीं होगा। यदि हम जाति के आधार पर आदमी पर थोपेंगे कि आपको यही काम करना है, तो वो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होगा। यदि आपका मन है कि हम फर्नीचर का काम करें और आप दूसरे जाति से, आप मलाह जाति से, आपको ज़बरदस्ती कहेगा कि नहीं आपको मछली ही मारना पड़ेगा, मछली ही पकड़ना पड़ेगा। यदि आपको नहीं आ रहा है, उसमें रुचि नहीं है, तो उस काम को आप अच्छे से अंजाम नहीं देख सकते, अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे समाज में पहले कुरीतियाँ थी। तो यही इसका मतलब कि बताया जा रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। अगला है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जा सकते हैं खुद भी। कह रहा है कि कुशल व्यक्ति जो कोई काम में कुशल हो, निपुण हो, जिसको जो काम आ रहा है, उस सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें मतलब जातिवाद को हटाना चाहिए, जिसमें जिसकी रुचि है वो काम करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण हो पाएगा। वही इसमें कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की क्षमता को उसी सीमा तक विकसित किया जाए। मतलब व्यक्ति की क्षमता को उसकी सीमा तक ही विकसित किया जाए कि वे अपनी पेशा स्वयं चुन सके। मतलब उसकी क्षमता को उस तक मतलब विकसित करना है, उस निर्माण तक विकसित करना है कि वो अपनी सीमा को, अपनी मतलब कि अपनी विकसित सीमा को स्वयं को, अपनी पेशा को चुन सके। ऐसा नहीं कि उसको जाति के आधार पर हम उसको कार्य थोप दे कि आपको ये जाति से है तो आपको ये कार्य करने ही होंगे, जबकि उसका रुचि किसी और कार्य में है। तो ये नहीं होंगे, तभी हमारे समाज में क्या होंगे, कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे सारे वर्क को। तो 4-5 हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ भी बढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं और जो कि क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ भी बढ़ेंगे। कह रहा है लेखक ने भारतीय जाति प्रथा की पेशा से संबंधित किस धारणा का उल्लेख किया है। तो लेखक भारतीय जाति प्रथा पेशा, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट आंसर है कि जाति प्रथा के पेशा का निर्धारण करती है। मतलब पूर्व निर्धारण करती है और मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। मतलब जाति प्रथा क्या करती है, पेशा का पूर्व निर्धारण कर देती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि लेखक ने भारतीय जाति प्रथा की पेशे की संबंधित किस धारणा का उल्लेख किया है। मतलब जाति प्रथा से लेकर किस धारणा का उल्लेख किया है। तो ये कह रहा है लेखक महोदय कि भारतीय जाति प्रथा, भारत में जो जाति प्रथा चल रहे थे, तो उसके लिए कह रहा है कि भारतीय जाति प्रथा पेशे को पूर्व निर्धारित करती है। मतलब कि कोई भी पेशा है उसको पूर्व निर्धारित कर देता है, कि मतलब कि जन्म से पहले ही निर्धारित कर देते हैं। तो क्या है कि भारतीय जाति प्रथा पेशे को पूर्व निर्धारित कर देते हैं। मतलब जन्म से पहले निर्धारित कर लेता है। कोई भी बच्चा जन्म लेगा, जिस जाति में जन्म लेगा उसको वही काम करना पड़ेगा। इसका तो यही अर्थ है। ये तो आप भी आंसर कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन, हम जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतना आपका माइंड खुलेगा कि इस चैप्टर में क्या कह रहा है, क्या थीम है। और आपको ये याद नहीं भी रहेगा ना, आप लिख सकते। कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो बताएंगे सारा कुछ। पहले आप लोग ये सारा कुछ पढ़ लीजिए, और जो पढ़े रहेगा उसी को आइडिया रहेगा, वही लिख कर आ सकते हैं। तो कह रहा है कि मतलब कि भारतीय जाति प्रथा पेशे को पूर्व निर्धारित कर देता है। मतलब जन्म से पहले जन्म लेगा तो उसको ये काम करना पड़ेगा, और यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जैसे आप किसी जाति में जन्म लेते हैं
तो उससे पहले आपको तो ये नहीं है कि आपको दूसरा काम करेगा, अगर उस जाति में जन्म लिए तो आपको वही काम करना पड़ेगा। आपके जन्म से पहले निर्धारित हो गया। आपको मतलब कि एक ही पेशा में बांध दिया कि आपको जीवन भर यही काम करना है, आपको बेटे को भी यही काम करने हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपको एक ही पेशे में जीवन भर के लिए बांध देता है। वह पेशा भले ही उस मनुष्य के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, मतलब उस पैसा से भले ही आपको मतलब जीवन यापन करने में कठिनाई हो रहा है, पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है, फिर भी वही करना पड़ेगा। अनुपयुक्त क्यों न हो, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। इसे उसी से बांधने की व्यवस्था है। मतलब कि पहले जो जाति प्रथा होती थी, जाति प्रथा का जो उल्लेख किया है हमारे जो कवि महोदय, वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि पहले जन्म से पहले व्यक्ति का जो पेशा था वो निर्धारित हो जाता था और जीवन भर एक ही पेशे में बांध दिया जाता था कि आप इस जाति में जन्म लिए हैं, इस कुल में जन्म लिए हैं, तो आपका काम है यही काम करना। जैसे पहले जो हमारे वेदों में जो बांटा गया था 4 वर्णों में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को पूजा पाठ का कार्य दिया गया था, क्षत्रियों को मतलब कि रक्षा का अधिकार दिया गया था और वैश्य का अधिकार दिया गया था कि मतलब कि इन सारे को मतलब कृषक सब उसमें आते थे, तो ये सब कृषक मतलब व्यवसाय सब आते थे, तो ये सब व्यवसाय और कृषि आदि के कार्य करते थे। और क्षुद्र का काम था इन सारे को सेवा करना। तो और आप समझ सकते हैं जो नीचे तक क्षुद्र में आएंगे उसका जीवन यापन कितना कठिन हो जाता था। तो और उसी आधार पर अगर उस कुल में जन्म लेते थे तो उसको वही करना पड़ता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेते थे तो उसको पूजा पाठ ही करना पड़ता था। तो मतलब कि एक सीमित मतलब बांध दिया गया था। तो यही इसी कुरीतिया का मतलब हमारे जो लेखक महोदय है वो मतलब विरोध करते थे। अब ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जाति प्रथा खुद से भी लिख सकते हैं, हम आपको बताते हैं। तीसरा देख सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई। मतलब जाति प्रथा के कारण मतलब हमारे देश में एक प्रमुख बेरोजगारी का कारण भी है और एक प्रत्यक्ष कारण भी है जो दिखता भी है। इसका मतलब क्या, इसका क्या कारण है, तो ये हम आपको बताते हैं। तो जाति प्रथा जैसे कि आपका हम यदि बात करें तो जाति प्रथा से क्या होते हैं कि भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। यदि जाति प्रथा पर काम करवाया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल कार्य करने की पेशा मतलब कि उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। मान के चलिए कि जिस वर्ग में ज़्यादा मतलब कि रोज़गार की संभावना है, अगर उसमें कम जाति के लोग हैं तो वहाँ पे रोज़गार मर रहे हैं क्योंकि दूसरे जाति के लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि मतलब कि बेरोज़गारी कम मतलब बढ़ेगी ही। जैसे कि मान के चलिए जैसे बढ़ई जाति का ले ले या कुम्हार जाति का ही ले ले। कुम्हार जाति की जनसंख्या बहुत है, उसका कार्य है कि तुम मिट्टी का बर्तन ही बनाओगे। अब कितना लोग मिट्टी का बर्तन खरीदेगा, खरीदने वाले से ज़्यादा बनाने वाले होंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन दूसरे क्षेत्र में जैसे औद्योगिक क्षेत्र में उसमें यदि मध्यम वर्ग के आ रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि बड़े जाति के लोग उसमें आ रहे हैं, यदि इधर का लोग को नहीं जाने दे रहा है, वहाँ पे रोज़गार का ऑप्शन भी है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑप्शन है लेकिन फिर भी जा नहीं रहा है। तो इससे क्या होंगे कि जाति प्रथा से कारण मतलब बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है। देखिए अब क्या कह रहे हैं, भारत में प्रचलित कह रहे हैं कि भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। इस प्रथा से में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशा से बांधने को विवश रहते हैं। मतलब जो इसका पैतृक पेशा है उससे विवश रहते हैं। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इच्छा अनुसार पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता होती तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं होती है। मतलब इच्छा के अनुसार यदि मेरा काम में इस काम में मन नहीं लग रहा है, हमारे अंदर दूसरे टैलेंट है, हम दूसरे काम कर सकते हैं और इसकी आज़ादी हमें मिले तो हम दूसरे क्षेत्र में जाकर अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या होंगे कि बेरोजगारी कमेगी। मान के चलिए कि किसी में मतलब बड़ा इंडस्ट्री लगाने का मतलब कि उसमें इच्छा है या उसमें जज्बा भी है, वो लगा भी सकता है, उतना उसमें टैलेंट भी है, क्षमता भी है। यदि वही उसी को जाति के कारण नहीं कार्य करने दे रहा है
तो वहाँ पे मतलब बेरोजगारी बढ़ेंगे। और वही यदि उसको स्वतंत्रता दी जाती, वो बड़ा इंडस्ट्री लगा देते हैं, अडानी अंबानी बन जाते हैं, तो सोचिए कितने लोगों को मतलब कि रोज़गार मिलेगा। मतलब किसी जाति से वो कोई मतलब नहीं है, छोटे जाति से आए लेकिन जॉब तो बड़े जाति सबको दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, रोज़गार का ऑप्शन खुलेंगे। तो जब स्वतंत्रता जाति से मतलब मिलती है तो उसमें मतलब क्या होती है कि इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो इससे रोज़गार की संभावना भी बढ़ती है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हो गया था, किस परिस्थिति में मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। मतलब किसी भी परिस्थिति में भूखे मरने की नौबत आ सकती है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया अभी कुम्हार वाला, कि उसमें यदि बर्तन बनाने बहुत ज़्यादा बना लिए लेकिन बिक ही नहीं रहा, तो वहाँ पर क्या होंगे, भूखमरी की स्थिति आएगी। जाति प्रथा के कारण ये भी संभावना हो सकती है। और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कि लेखक के नज़र में 5 का ये, कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किस पर आधारित है। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज, हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करिए। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो लेखक की दृष्टि में देखते हैं, लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और प्रभुता के आधार पर बनेगा। मतलब आदर्श समाज हमारा तभी बनेगा जिस उसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे कि पहले स्त्रियों को भी काम करने की इजाज़त नहीं थी, मतलब नहीं करने दिया जा रहा था उसको, मतलब पढ़ाई का भी ज़्यादा अनुमति नहीं था। अब देख सकते हैं जितने भी बड़े टॉप लेवल के एग्ज़ाम थे, चाहे IAS IPS नीट जो भी हो, उसमें आप लड़कियां का दबदबा देख सकते हैं, कितना लड़कियां अब उसमें मतलब कि IAS IPS बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसको स्वतंत्रता मिली, मतलब पढ़ने का स्वतंत्रता दिया गया, तभी वो मतलब समाज को आगे ले जा रहा है। ये आप देख रहे हैं अभी टीचर का ही बहाली हुई है, तो उसमें कितनी मतलब शिक्षिका का बहाली हुआ है। तो ये क्या होंगे कि मतलब कार्य करने को यदि सबको स्वतंत्रता दिया जाए, वही जाति या मतलब कि जेंडर के आधार पर सीमित कर देते, स्वतंत्रता नहीं दी जाती, नहीं तुम और लेडीज हो और लड़कियां हो नहीं पढ़ोगी, तो नहीं हो पाता हमारे समाज में, मतलब कि और हमारे बेरोजगारी का दर बढ़ता। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि आदर्श समाज बनने के लिए भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं, लेखक महोदय, कि समाज मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए कार्य करने की। और ये हमारे संविधान में भी प्रियम्बल में दिया गया है, स्वतंत्रता, समता और संप्रभुता का आधार। तो ये आप इसका आंसर मतलब दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कौन सी अच्छी आपकी ये आदर्श से रिलेटेड है, तो आदर्श से रिलेटेड समाज दोनों मतलब आप मिलाकर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लोकतंत्र वाले हमको देखने नहीं है, लोकतंत्र वाले हम लोग लोकतंत्र के चैप्टर में ही देखेंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषता को आवश्यक मानती है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए देखते हैं कि लेखक महोदय क्या कुछ मानते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक महोदय भाईचारा, मतलब सभी धर्मों सभी जाति के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, मतलब कि भाईचारा निभानी चाहिए। सामूहिक जीवन कार्य की एक रीति, मतलब सामूहिक मतलब एक तरह से जैसे कोई फंक्शन होते हैं, कोई पूजा पाठ या कोई भी चीज़ होती है सामूहिक, तो उसमें मतलब क्या होती है, एक रीत होनी चाहिए। समाज के सम्मिलित अनुभवों और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहिए। मतलब इस जाति के पास या इस लोगों के पास ये अनुभव था, ये इससे आदान प्रदान करे, ये इससे आदान प्रदान करे। उसके बाद कह रहा है कि समाज में सभी भाई भाई की तरह रहे और सबको पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान के भाव हो। मतलब कह रहे हैं कि समाज में सभी में भाई भाई की तरह रहे और सब में पारस्परिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। ऐसा नहीं कि हम अपने ही जाति के लोग को अपना माने, भाई माने, और दूसरे जाति के लोग को हम मतलब छोटी जाति है तो उसको हम नहीं मारे, तिरस्कार करें। तो ऐसे से हमारा लोकतंत्र की, अच्छे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होंगी। तो यही मतलब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना मतलब लेखक ने इस शब्दों के जरिए हम लोगों को बताया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना इस तरीके से हो सकती है।
तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। इस तरीके से इस चैप्टर का हम लोग और भी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपको देखेंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कवर होंगे। इसके लिए आप लोग घबराने की जरूरत। और संस्कृत को हम इसलिए रोके हैं कि संस्कृत यदि हम अभी पढ़ा देंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम आते आते, अभी एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं किया गया है, एग्ज़ाम टाइम आते आते आप भूल सकते हैं। इसीलिए जब एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ किया जाएगा तो आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे। 15 दिन जब मिलेंगे तो 15 दिन मतलब 5-6 दिन हम एक संस्कृत को देंगे, तभी हमारा ईजी में मतलब कि समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको बचा के रखे हैं। आपको मतलब बताएंगे लास्ट में ये, और कब कौन सी सब्जेक्ट बताना है ये हमें पता है। आप इस बार एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, हम सब बार आपके जो भाई होते हैं, जो आपसे सीनियर होते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो हमें पता है। तो आप लोग बैच ज़रूर ले लें। बैच के लिए आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और बैच ले लें, जिससे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करें और बैच लेने के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको सारा मटेरियल, सारा वीडियो जो भी छूट गया है क्लास, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।